मनोविज्ञान के 8 सबसे बड़े दिग्गजों जैसे पियाजे, वाइगॉट्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग, फ्राइड और गार्डनर के विचारों को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए एक सटीक रणनीति नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जब हम इन सिद्धांतों की तह तक जाते हैं तो समझ आता है कि कक्षा में बैठने वाला हर एक बच्चा दुनिया को कितने अलग ढंग से देखता है। सही कहा। और मुझे लगता है ये सामग्री किसी भी शिक्षार्थी के लिए परीक्षा में पूरे 30 में से 30 अंक लाने का ब्रह्मास्त्र बन सकती है। एकदम 30 में से 30 पक्के हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस मनोवैज्ञानिक से जिसने बाल विकास की पूरी दिशा ही बदल दी, जीन पियाजे। वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट कहा है। नन्हे वैज्ञानिक, ये अवधारणा सच में अपने समय से बहुत आगे की सोच थी ही। उनका मानना था कि ज्ञान का निर्माण कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। यहाँ एक और बहुत गहरी बात यह है कि पियाजे विकास को एक असतत या डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया मानते थे। हाँ, मतलब विकास कोई ढलान नहीं है जिस पर इंसान धीरे धीरे सरकता है, बल्कि ये सीढ़ियों की तरह है। हर चरण में सोचने के तरीके में एक अचानक और बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। और पियाजे का एक मजबूत तर्क ये भी था कि विकास पहले होता है और अधिगम यानी सीखना बाद में। मतलब जब तक दिमाग जैविक रूप से तैयार नहीं होगा उसे वो चीज सिखाई नहीं जा सकती। एकदम सही। और इसे समझाने के लिए उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातकरण और समायोजन। इन शब्दों को समझे बिना पियाजे को समझना अधूरा है। तो अगर हम इसे गहराई से देखें, स्कीमा हमारे दिमाग में सूचनाओं को व्यवस्थित करने का एक ढांचा है, जैसे किसी फोल्डर में फाइलें रखी हो। हाँ, और अनुकूलन या अडेप्टेशन वो तरीका है जिससे हम नई जानकारियों को अपने दिमाग में बैठाते हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला है आत्मसातकरण या असिमिलेशन, जहां हम नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद स्कीमा में आसानी से जोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे अगर किसी ने एक खास नस्ल का कुत्ता देखा है और फिर वो किसी दूसरी नस्ल का कुत्ता देखता है तो वो आसानी से समझ जाता है कि ये भी कुत्ता ही है। सटीक उदाहरण। लेकिन असली दिमागी कसरत तब होती है जब समायोजन यानी अकोमोडेशन की नौबत आती है। जब पुरानी सोच को बदलना पड़े। बिल्कुल। मान लीजिए उसी इंसान ने पहली बार कोई लोमड़ी देखी। अब उसका पुराना स्कीमा कहता है कि 4 पैर और पूंछ वाला जानवर कुत्ता होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये कुत्ता नहीं जंगली जानवर है तो उसे अपने दिमाग के उस फोल्डर को बदलना पड़ता है या नया फोल्डर बनाना पड़ता है। और पुरानी सोच में ये जो बदलाव होता है वही समायोजन है। इसी दिमागी कसरत के आधार पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 बहुत ही प्रसिद्ध चरण दिए हैं। नोट्स में इन्हें याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है, SPCF। SPCF, ये बहुत काम की ट्रिक है। पहला है S से संवेदीगामक चरण यानी सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एक बहुत जादुई क्षण होता है। शुरुआत में छोटे बच्चे के सामने से खिलौना हटा दो तो वो सोचता है कि खिलौना दुनिया से ही गायब हो गया। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। लेकिन जब वस्तु स्थायित्व आ जाता है तो वो समझ जाता है कि चीजें आंखों के सामने नहीं है तब भी उनका वजूद है। इसके बाद आता है P यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष तक है। इस उम्र की सबसे बड़ी खासियत है जीववाद यानी एनिमिज्म और अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक सोच। बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानते हैं, जैसे मेरी गुड़िया को चोट लग गई। हाँ, और अहम केंद्रित सोच का मतलब है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि किसी दूसरे इंसान का नजरिया उनसे अलग हो सकता है। फिर आता है C यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष। यहाँ से असल में तार्किक सोच की शुरुआत होती है। इस चरण की सबसे बड़ी जीत है संरक्षण यानी कंजर्वेशन को समझना। मतलब बच्चा जान जाता है कि अगर चौड़े बर्तन का पानी लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा नहीं बदलती। बिल्कुल। हालांकि ये तर्क अभी केवल उन चीजों तक सीमित है जिन्हें वे सामने देख सकते हैं। और अंतिम है F से अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 वर्ष और उसके बाद।
यहाँ इंसान अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। जो चीजें भौतिक रूप से सामने नहीं है उन पर भी तर्क कर सकता है। अब यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पियाजे के इतने ठोस सिद्धांत के सामने एक और दिग्गज खड़े हो जाते हैं, लेव वाइगोत्स्की। और यहीं से मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा वैचारिक मुकाबला शुरू होता है। ये महामुकाबला सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि विकास को देखने के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों का है। हाँ, पियाजे का पूरा ध्यान इस बात पर था कि इंसान अकेले जैविक परिपक्वता के आधार पर दुनिया को कैसे खोजता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे पूरी तरह पलट दिया। बिल्कुल, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। उनका कहना था कि कोई भी इंसान समाज और संस्कृति के बिना अपने उच्चतम मानसिक स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। विचार और भाषा को लेकर भी दोनों में भारी मतभेद था। पियाजे का दृढ़ विश्वास था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। उनका तर्क था कि सोचने की क्षमता पहले आती है, फिर उसे व्यक्त करने के लिए भाषा एक टूल की तरह इस्तेमाल होती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि शुरुआत में भाषा और विचार दोनों बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर चलते हैं, और फिर एक उम्र के बाद वे आपस में मिल जाते हैं, जिससे हमारी सोच गहरी हो जाती है। और इसी टकराहट में वाक यानी स्पीच का मुद्दा अहम हो जाता है। जब बच्चे अकेले खेलते हुए खुद से बातें करते हैं तो पियाजे ने उसे अहम केंद्रित वाक कहा। पियाजे की नजर में इसका कोई खास फायदा नहीं था, बस बच्चा अपनी दुनिया में खोया है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसी चीज को निज वाक या प्राइवेट स्पीच कहा और इसे दिमागी विकास का एक बहुत बड़ा हथियार बताया। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो आज भी जब हम कोई बहुत जटिल काम कर रहे होते हैं, जैसे भारी ट्रैफिक में गाड़ी रिवर्स करना, हाँ बिल्कुल, तो हम खुद से बड़बड़ाने लगते हैं। हाँ, पहले से इधर मुड़ते हैं, फिर सीधा करते हैं। क्या शानदार उदाहरण है। यही बात वाइगोत्स्की समझाना चाहते थे। निज वाक के जरिए हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। सच में, अगर हम दोनों को एक साथ देखें तो समझ आता है कि शिक्षा में दोनों की जरूरत है। एकदम। पियाजे बताते हैं कि दिमाग कैसे परिपक्व होता है और वाइगोत्स्की बताते हैं कि उस दिमाग को समाज का सहारा कैसे चाहिए। इस बेहतरीन विश्लेषण के बाद वीआईपी विवेक सर के मास्टर क्लास से हम बढ़ते हैं सही और गलत का फैसला। लोरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। हाँ, और इसके लिए एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी शिक्षार्थी जुड़ रहे हैं, वीआईपी विवेक सर को लाइक। बिल्कुल, ये ज्ञान का खजाना है। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता को समझने के लिए हिंज की दुविधा का सहारा लिया। हिंज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। हिंज की पत्नी मौत के कगार पर है। उसे बचाने के लिए सिर्फ एक दवा है, लेकिन दवा बनाने वाला उसे इतने ऊंचे दाम पर बेच रहा है कि हिंज खरीद नहीं सकता। और बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब वो नहीं मानता, तो हिंज रात के अंधेरे में दुकान का शीशा तोड़कर दवा चुरा लेता है। कोहलबर्ग ने ये कहानी अलग अलग उम्र के लोगों को सुनाई। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग हिंज को सही ठहरा रहे हैं या गलत। बिल्कुल, बल्कि वो ये ढूंढ रहे थे कि लोग अपने फैसले के पीछे तर्क क्या दे रहे हैं। बिल्कुल। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 मुख्य स्तर बताए। पहला है लेवल 1, पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल। इस स्तर पर, जो 4 से 10 वर्ष तक देखा जाता है, व्यक्ति केवल दंड और आज्ञा पालन को देखता है। मतलब कोई काम इसलिए गलत है क्योंकि उसकी सजा मिलेगी। हाँ, अगर कोई इस स्तर पर है तो कहेगा कि हिंज ने गलत किया क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी। सही और गलत का अपना कोई आंतरिक पैमाना नहीं होता। इसके बाद आता है लेवल 2, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल। 10 से 13 वर्ष। यहाँ इंसान समाज के नियमों और कानून को सर्वोपरि मानता है। यहाँ अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की चाहत हावी होती है। तर्क ये होता है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। अगर सब चोरी करने लगे तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। और फिर आता है नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर, लेवल 3, उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल। इस स्तर पर इंसान समाज के नियमों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक नैतिकता के बारे में सोचता है। यूनिवर्सल एथिक्स। यहाँ व्यक्ति तर्क देगा कि हिंज ने बिल्कुल सही किया क्योंकि किसी इंसान की जान बचाना संपत्ति के अधिकार से बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य है। अगर कोई कानून किसी की जान जाने का कारण बनता है तो उस कानून को तोड़ देना ही सच्ची नैतिकता है। कोहलबर्ग का ये सिद्धांत पियाजे से काफी मेल खाता है क्योंकि दोनों मानते हैं कि विकास चरणों में होता है। लेकिन मनोविज्ञान में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसकी आलोचना न हुई हो। बिल्कुल, और कोहलबर्ग की एक बहुत ही मजबूत आलोचना कैरल गिलिगन ने की थी। कैरल गिलिगन का तर्क सच में बहुत विचारणाएं हैं।
उन्होंने ध्यान दिलाया कि कोहलबर्ग ने अपने रिसर्च में केवल लड़कों और पुरुषों को ही शामिल किया था। मतलब ये सिद्धांत पुरुष प्रधान या जेंडर बाइज्ड है। हाँ, गिलिगन का मानना था कि पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता का आधार अलग होता है। पुरुषों की नैतिकता अक्सर न्याय और नियमों के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल, सहानुभूति और रिश्तों को बनाए रखने पर केंद्रित होती है। मतलब कोलबर्ग का पैमाना सिर्फ आधी आबादी की सोच को मापता है। ये सच में एक बहुत गहरा नजरिया है। चलिए अब हम आंतरिक सोच की दुनिया से बाहर निकलते हैं और व्यवहारवाद की ठोस जमीन पर कदम रखते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इस पर यकीन नहीं करते। वे केवल उसे मानते हैं जिसे वो देख सकते हैं, यानी व्यवहार। व्यवहारवाद का पूरा ढांचा एक बुनियादी फॉर्मूले पर टिका है, SR बॉन्ड, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक स्टिम्युलस वो बाहरी चीज है जो किसी को कुछ करने पर मजबूर करती है, और अनुक्रिया रिस्पॉन्स वो व्यवहार है जो उसके परिणाम स्वरूप होता है। इसे साबित करने के लिए E.L. थॉर्नडाइक ने एक बहुत मशहूर प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर मृत मछली रख दी। मछली यहाँ उद्दीपक है। बाहर निकलने के लिए बिल्ली ने बेतरतीब हाथ पैर मारे और अचानक लीवर दबने से दरवाजा खुल गया। इसे ही प्रयास एवं त्रुटि या ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं। गलतियां करके ही सीखा जाता है। थॉर्नडाइक ने इससे सीखने के 3 बड़े नियम निकाले। पहला, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। कोई तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो तैयार ना हो। दूसरा, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना अभ्यास SR बॉन्ड उतना मजबूत। और तीसरा, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। काम के बाद संतुष्टि मिले तो व्यवहार पक्का हो जाता है। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है इवान पावलोव, जिन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दिलचस्प बात यह है कि वो पाचन तंत्र पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयोग ने मनोविज्ञान को शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने देखा कि खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन पावलोव ने क्या किया? और एक दिन ऐसा आया जब केवल घंटी बजी, खाना नहीं आया, फिर भी लार टपक गई। ये सीखी हुई अनुक्रिया थी। इंसान के जीवन में भी ये लागू होता है, जैसे परीक्षा के नाम से ही घबराहट होना। चूंकि इसमें प्राणी निष्क्रिय रहता है, इसे S टाइप अनुबंधन कहा जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत थे BF स्किनर। हाँ, उनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने कहा कि हर बार उद्दीपक पहले नहीं आता। प्राणी पहले अनुक्रिया करता है और नतीजा तय करता है कि व्यवहार दोबारा होगा या नहीं। इसे RS थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने स्किनर बॉक्स में चूहों और कबूतरों को सक्रिय रखा। चूहा गलती से सही लीवर दबाता तो खाने की गोली मिलती। यहाँ स्किनर ने पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट दिया। पुनर्बलन वो चीज है जो व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। सकारात्मक पुनर्बलन तो समझ आता है, अच्छा काम करने पर इनाम देना। लेकिन लोग अक्सर नकारात्मक पुनर्बलन को दंड समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना, ताकि सही व्यवहार बढ़े। जैसे तेज बारिश से बचने के लिए छाता खोलना। कष्ट हट गया तो अगली बार बारिश होने पर छाता खोलने का व्यवहार बढ़ेगा। इसके विपरीत दंड हमेशा किसी व्यवहार को घटाने या रोकने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट। इस गहरी अवधारणा के बाद और सभी को एक बार फिर VIP विवेक सर को लाइक और सब्सक्राइब करने की याद दिलाते हुए हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। सीखने की अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। अक्सर कक्षाओं में शिक्षक इन्हें बच्चों की शरारत समझ बैठते हैं, जो कि एक त्रासदी है। इन्हें डिकोड करना हर शिक्षक के लिए जरूरी है। जैसे डिसलेक्सिया केवल अक्षरों को उल्टा पढ़ने की बीमारी नहीं है। बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है। ये दिमाग द्वारा शब्दों को प्रोसेस करने का अलग तरीका है। इसी तरह डिस्ग्राफिया है, लिखने की अक्षमता। बच्चा विचारों को कागज पर उतारने में संघर्ष करता है। और डिसकैल्कुलिया तो गणित के डर से जोड़कर देखा जाता है, जो असल में संख्याओं को समझने की न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। यहाँ बड़ी गलती ये होती है कि डिसकैल्कुलिया वाला बच्चा जब क्लास में हताश होकर अजीब व्यवहार करता है तो शिक्षक उसे ADHD समझ लेते हैं। ADHD अवधान कमी अति सक्रियता, जिसमें बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। और इसके अलावा ऑटिज्म, स्वालीनता, जिसमें बच्चा सामाजिक संपर्क बनाने में कठिनाई महसूस करता है। मानव मस्तिष्क की इन विविधताओं के साथ सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण को भी याद रखना चाहिए। फ्रॉइड ने मन की तुलना पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग से की थी। जो 10% पानी के ऊपर है वो चेतन मन है,
और जो गहराई में छिपा विशाल हिस्सा है वो अचेतन मन है, जहां हमारी दबी हुई इच्छाएं और डर जमा होते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को इड, ईगो और सुपर ईगो में बांटा इन तीनों के बीच दिमाग में हर पल जंग चलती रहती है। और अंत में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने उस पुरानी मान्यता को तोड़ दिया कि एक आईक्यू टेस्ट बुद्धिमत्ता तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। अगर बच्चा गणित में कमजोर है तो हो सकता है उसमें संगीतमय बुद्धि हो या शारीरिक गतिक बुद्धि हो। जो लोगों से अच्छे संबंध बना ले उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। मतलब पारंपरिक सिस्टम जो केवल भाषाई और तार्किक बुद्धि को मापता है, वो उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है जो अलग तरीके से स्मार्ट है। क्या अद्भुत सफर रहा है ये। पूरे मास्टर क्लास का सार निकालें तो रचनावादी मानते हैं कि हम ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, और व्यवहारवादी कहते हैं कि सब उद्दीपक और अनुक्रिया का खेल है। कोहलबर्ग की नैतिकता, फ्रॉइड का अचेतन मन और गार्डनर की कई बुद्धियां, सब कुछ बहुत शानदार रहा। ये सचमुच मानव मनोविज्ञान को समझने का एक बेहतरीन नजरिया है। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर 30 में से 30 अंक लाना बिल्कुल संभव है। वीआईपी विवेक सर के अगर थॉर्नडाइक और स्किनर सही है कि हमारे सारे काम बाहरी इनाम और कंडीशनिंग से तय होते हैं, हाँ। और अगर पियाजे और वाइगोत्स्की भी सही है कि हमारी समझ समाज और अनुभवों से बनती है, तो क्या हमारे पास सच में कोई स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है? या फिर हमारी हर सोच, हर फैसला सिर्फ समाज के प्रभाव और हमारी पुरानी कंडीशनिंग का एक बहुत ही खूबसूरती से बुना गया भ्रम है? क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं या हम बस अपने वातावरण की कठपुतलियां हैं? उफ, ये सच में रातों की नींद उड़ाने वाला सवाल।